वंदे मातरम। बहुत ही अच्छा लगता है रोज़ाना फेसबुक लाइव में आप लोगों से जुड़ना और बातें करना, क्योंकि कोरोना लॉकडाउन में आप जानते हैं कि मन की बात रह गई मन में, तो यहाँ पर एक एक्सप्रेस करने का हमें भी मौका मिलता है और आप सब जुड़ते हैं और अपने विचार को यहाँ प्रकट करते हैं, तो फिर बातों का सिलसिला आगे तक बढ़ता चला जाता है। बता दें कि आज 17 अक्टूबर है और नवरात्र का पहला दिन है, शैलपुत्री की पूजा का दिन है आज, और सायं 8 बजे आप सबों से रूबरू उदय मन्ना हो चुका है। आज की क्या खास बातें हैं उसमें आप जानते हैं कि हम लोग महापुरुषों की जयंतियां और पुण्यतिथि पर उन महापुरुषों के व्यक्तित्व और कृतित्व से रूबरू कराते हैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स, आरजेएस फैमिली और पॉजिटिव मीडिया के सभी साथियों के साथ। आप जानते हैं कि सकारात्मक भारत आंदोलन का ये 5वां वर्षगांठ चल रहा है और इसमें हम लोगों ने सकारात्मक पत्रकारिता और सकारात्मक बैठकों से और वेबिनार, फेसबुक लाइव, इन सबों के माध्यम से पूरे भारत में जो पॉजिटिव वेब्स है उसको प्रसारित, प्रकाशित करने का एक बीड़ा उठाया हुआ है और काफ़ी लोग इसमें लगे हुए हैं और जगह जगह से जो वीडियोस आपने भेजे हैं उसको आज यहाँ पर दिखाया जाएगा। और कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं आरजेएस का जो सॉन्ग है, एक बहुत ही प्यारा राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम का जो सॉन्ग है, जय हिंद जय भारत का सॉन्ग है, देश से कनेक्ट करता हुआ सकारात्मक सोच के साथ आरजेएस का ये सॉन्ग से ही फेसबुक लाइव की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो आइए। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जहाँ तो सरकारों को जगाने का भी मंत्र है, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, और इसी नाम से आरजेएस का 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम होता है, एक गणतंत्र दिवस पर, एक स्वतंत्रता दिवस पर होता है। लेकिन इस बार स्वतंत्रता दिवस के समय कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, इसलिए अब संयुक्त रूप से राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम और जय हिंद जय भारत कार्यक्रम का आयोजन जो है दिल्ली में गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया जाएगा और उस अवसर पर एक पुस्तक भी प्रकाशित की जाएगी, उसका लोकार्पण होगा। और उन पुस्तकों में हमारे जो पूर्वज हैं, आरजेएस फैमिली, जो 25 राज्यों के लोग हैं और उन लोगों ने जो अवार्ड भेंट किया है आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान महापुरुषों के नाम पर, अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम पर जो अवार्ड भेंट किया है उसके बारे में ही किताब में जिक्र होगा। और एक सकारात्मक भारत मंदिर की कल्पना चल रही है, उस पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय वेबिनार 25 अक्टूबर को 2:30 बजे, रविवार का दिन है और विजयदशमी का दिन है, उस दिन 2:30 बजे से एक राष्ट्रीय वेबिनार चर्चा के लिए होगा। आइए, हमारे जो विशाल जैन जी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और आज उनका बर्थडे है, उनको बधाइयाँ देते हुए, और उन्होंने वीडियो भेजा है, आज सायं 5 बजे का है। देखिए शिमला माल रोड से सनसेट किस तरह से शिमला में दिखाई देता है। बैठे बैठे शिमला का माल रोड पर पहुंचिए, आप नज़ारा लीजिए। क्या जी? ये शाम का नज़ारा है शिमला माल रोड का। तो इस तरह से अपने आरजेएस फैमिली के लोग जो हैं वो कुछ वीडियो ऐसी भेजते हैं। बिल्कुल शाम, आज शाम का है और आज मणिकांत ठाकुर जो कि उप निदेशक हैं दूरदर्शन मंडी हाउस दिल्ली में, और कल 18 अक्टूबर को 9 बजे शाम को
वर्तमान पत्रकारिता और युवा पत्रकारों के समक्ष चुनौतियां विषय पर लाइव संवाद करने जा रहे हैं। वक्ता होंगे मणिकांत ठाकुर, वरिष्ठ पत्रकार और लेखक और दूरदर्शन में उप निदेशक, मंडी हाउस, दिल्ली दूरदर्शन। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए, इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है कि आरजेएस फैमिली के लोगों के बारे में बताया करें। अगर वो भेजते हैं तो उसे दिखाया जाए और बताया जाए कि मणिकांत ठाकुर कल फेसबुक लाइव में आएंगे और आप सब तैयार रहिए उन्हें सुनने के लिए। संजय शर्मा जो आज तक में हैं, आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, आज तक के संवाददाता हैं, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी भेजी है। इंदौर के बाद गाजियाबाद में खुला देश का दूसरा विशिष्ट पार्क। इन बच्चों की ज़रूरतों के मुताबिक, मतलब कि जो बच्चे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होते हैं, इन बच्चों की ज़रूरतों के मुताबिक पूल, पेबल्स और सैंड पिट्स भी है। और देश की ऐसी महान हस्तियां जिनकी स्पेशल एबिलिटी ने अपनी उनकी प्रतिभा को और निखारा है, तो संजय शर्मा जी ने इसके लिए एक रिपोर्ट दिखाई है और हमने सोचा कि ऐसे बनाया गया है। तो इसमें स्पेशल बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। स्पेशल बच्चे, मैम, आप इस पूरे पार्क के क्यूरेटर भी हैं और आप स्पेशल बच्चों के लिए इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। तो ये क्या क्या खासियत है इस पार्क की? इस पार्क को खास ध्यान में रखकर स्पेशल बच्चों के नीड्स के हिसाब से हमने क्रिएट किया है, और विशेष तौर पे ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए जिनका सेंसरी नीड्स काफी हाई होता है, उनको ध्यान में रख के बनाया है। साथ के साथ और डिसेबिलिटी जैसे विजुअल डिसेबिलिटीज वाले बच्चे आप देख रहे होंगे, जो पार्क है वो स्पेशली क्रिएट किया गया है सो दैट उनको एक डायरेक्शन मिल सके पूरे पार्क में घूमने के लिए। ये वॉल आप देख रहे हैं, वॉल ऑफ फेम, जितने हमारे डिसेबिलिटी सेक्टर के लेजेंड्स हैं उन सबका यहाँ पे हम लोगों ने उनको दिखाया कैसे वो एक मोटिवेशनल फॉर्म ले सकते हैं बाकी सब लोगों के लिए आगे पहुंचने। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ एक लाइब्रेरी भी है, इसमें भी स्पेशल बच्चों की नीड को देखते हुए किताबें या और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम हैं। जी हाँ सर, इसमें स्पेशल टीचिंग एड्स रखे गए हैं जो कि बच्चों को थेरेपी में भी काम आएंगे। तो न सिर्फ बच्चों के लिए किताबें रखी गई हैं बल्कि थेरेपी के लिए भी बहुत कुछ दिया गया है। मैं चाहूंगी आप ले जाके उनको दिखाएं जो भी इनकी टीचिंग एड्स हैं या एजुकेशन के लिए हम लोगों ने प्रेफरेंस रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इसमें इसको फेंस भी कराने का सोचा है ताकि एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली सर, ऐसा है कि जी, तो इस तरह से गाजियाबाद में जो बच्चे हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, स्पेशल बच्चे जो होते हैं, उन लोगों के लिए एक पार्क का निर्माण किया गया है। इंदौर के बाद ये गाजियाबाद में खोला गया है। अब सीधे हम चलते हैं 17 अक्टूबर को किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था, तो बता दें कि 1817 में 17 अक्टूबर को सर सैयद अहमद खां जो अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे, उनका जन्म हुआ था। सिस्टर यूप्रासिया भारतीय ईसाई महिला संत, इनका 1877 में 17 अक्टूबर को जन्म हुआ था। आर के षणमुखम चट्टी राजनीतिज्ञ और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, इनका 1892 में 17 अक्टूबर को जन्म हुआ था। शिवानी जो सुप्रसिद्ध उपन्यासकार, उनका जन्म 17 अक्टूबर को 1923 में। 1929 में चंद्रशेखर रथ ओडिशा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार और कथाकार, उनका जन्म 17 अक्टूबर को। एस.सी. जमीर जो नागालैंड के भूतपूर्व छठे मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका 17 अक्टूबर को जन्म। दूधनाथ सिंह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, 1936 में 17 अक्टूबर को जन्म हुआ। स्मिता पाटिल हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी, 1955 में 17 अक्टूबर को जन्म हुआ था। अनिल कुंबले आप जानते हैं भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी, उनका 17 अक्टूबर को 1970 में जन्म हुआ था। और मदर टेरेसा को 1979 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 17 अक्टूबर, यानी 17 अक्टूबर को। तो मदर टेरेसा के बारे में और भी बातचीत करेंगे। और 17 अक्टूबर को स्वतंत्रता सेनानी सारंगधर दास का जन्म 1887 में हुआ था। और 17 अक्टूबर को वेदांत के विद्वान स्वामी राम तीर्थ का निधन 1906 में हुआ था। तो इन सब बातों को चर्चा करेंगे हम। इसके साथ साथ जो 18 अक्टूबर के बारे में बता दें कि 1996 में भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक रामकृष्ण खत्री का निधन हो गया था। 18 अक्टूबर को 1976 में प्रसिद्ध तेलुगु साहित्यकार विश्वनाथ सत्यनारायण का निधन हो गया था। वहीं पर 18 अक्टूबर 1922 को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी BBC की स्थापना की गई थी। और 27वीं स्वाभिमान दिवस का भी 18 अक्टूबर को 1922 में स्थापना किया गया था। ओमपुरी जो है 1950 में आपका जन्म। और इब्राहिम अलका जी का 1925 में, भारतीय रंगमंच के प्रसिद्ध निदेशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक। तो इस तरह से ये
आपके पास जानकारी पहुंचाई गई। और आप जानते हैं कि आज नवरात्र है और नवरात्र को लेकर आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, स्वास्थ्य कर्मी, सेवानिवृत्त, बिहार, नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए एक शुभकामना संदेश उन्होंने भेजा है। तो आइए रूबरू कराते हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी, आरजेएस फैमिली से बिहार से जुड़े हुए। माँ दुर्गाये नमः। ओ महाशक्ति माँ दुर्गा की जिस भी रूप में आराधना ध्यान किया करता है अनन्य मन से भक्त, उनकी सोच को माँ अपनी शक्ति के अनुसार सकारात्मकता प्रदान करती है, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति देती है और हम माँ के नाम के अनुसार ही शक्ति पाते हैं, सक्रिय होते हैं। इसी कर्म में मैं माँ दुर्गा की आराधना ध्यान करता हूँ। माँ हमें निष्कंटक रखती हैं, साथ ही हमारी सोच को क्रियान्वयन के समय में आने वाली सभी बाधाओं और कंटकों से जूझने की क्षमता प्रदान करती हैं। जी हाँ, माँ तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ये बिहार से जुड़े हुए थे और उन्होंने माँ दुर्गा, और आज प्रथम दिन है, शैलपुत्री की पूजा का आराधना का दिन है, तो उन्होंने अपना एक विचार संदेश की माँ से उन्हें शक्ति मिलती है। हम लोग सभी जो है नमन करें, वंदन करें माँ दुर्गा की शैलपुत्री रूप को। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती आपको सुख संपत्ति एवं आरोग्य प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ आराधना पर्व नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो इस तरह से हम लोग माँ दुर्गा को याद किए और आप जानते हैं कि इस तरह से हमारा मन जो है वो पवित्र हो जाता है और पवित्र मन की आज बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि इस दुनिया में किसी को रहना नहीं है, लेकिन अगर अच्छे कर्म करके आप जाते हैं तो आपको दुनिया भर के तमाम सम्मान भी मिलते हैं और उसके साथ साथ दुनिया में आपका नाम भी होता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आरजेएस जो है आगे बढ़ रहा है, बताएंगे उसके बारे में। और अभी फिलहाल आप जानिए कि मदर टेरेसा को 17 अक्टूबर को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, 17 अक्टूबर 1979 को। और यहाँ पर यह भी जानकारी देना चाहेंगे कि इन्होंने अपना पूरा जीवन मानव समाज की सेवा के लिए लगा दिया था। हालांकि ये विदेश से भारत में आई थी और भारत का बन के रह गई, भारत का होकर रह गई, और बच्चों से काफ़ी प्यार था। और गरीब जो जिनसे कोई मिलना पसंद नहीं करता था, जिनसे लोग नफरत करते थे, उनको ये गले लगाती थी। यही शक्ति बन गई माँ कहलाने के लिए। माँ का पदवी इनको मदर टेरेसा के नाम से लोग जानते हैं। पूरा इनका वैसे पूरा नाम जो था वो एग्नेस गोक्सा बोजाक्विसिहू था, जो कि मदर टेरेसा के रूप में भारत में आप प्रमुख हो गई, दुनिया को शांति का पैगाम दिया और उन्हें शांति दूत भी कहा जाता है। मदर टेरेसा का जन्म 27 अगस्त 1910 को हुआ था और नोबेल पुरस्कार शांति का आपको प्रदान किया गया। और आरजेएस फैमिली की तरफ से सब्जवारी जो दिल्ली का परिवार है, उसने मदर टेरेसा के नाम पे आरजेएस स्टार संत मदर टेरेसा नेशनल अवार्ड घोषित किया है। और अपनी श्री SFA सब्जवारी नई दिल्ली भेंट कर रहे हैं अपनी धर्मपत्नी की स्मृति में, स्वर्गीय श्रीमती निर्मला सब्जवारी दिल्ली। उनकी स्मृति में मदर टेरेसा के नाम का अवार्ड उन्होंने भेंट किया है।
इसके साथ साथ आज जो अवार्ड घोषित किए गए हैं वो आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिशासी, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, आकाशवाणी दिल्ली के श्री दिलीप झा जी और धर्मपत्नी श्रीमती सुधा झा जी, नोएडा दिल्ली एनसीआर। इन्होंने अपने माता पिता स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर महाकांत झा, श्रीमती दुर्गा देवी की स्मृति में, जो कि रहने वाले थे गांव नदियामी, मनीगाछी, दरभंगा, बिहार, और उन्होंने संत रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी के नाम से आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान आज घोषित किया है। आरजेएस स्टार फैमिली रामकृष्ण परमहंस शारदा देवी नेशनल अवार्ड 2021। और इसके साथ साथ आज ही जो दक्षिण दिल्ली के निवासी हैं और झारखंड में पोस्टेड हैं, श्री भरत राम मालकोटी जी, उन्होंने अपनी माता जी स्वर्गीय श्रीमती मैनावती मालकोटी जी, दिल्ली की रहने वाली थी, शिक्षाकर्मी थी, और इनकी स्मृति में श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री के नाम का आरजेएस स्टार अवार्ड घोषित किया है, आरजेएस भारत उदय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सम्मान 2021। तो लगातार जो है आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान जो है लोग घोषित कर रहे हैं, और अगले 72वें गणतंत्र दिवस पर अवार्ड जो है प्रदान किया जाएगा, जिसकी घोषणा की जाएगी दिसंबर 2020 में। अवार्डी की घोषणा भरतराम मालकोटी जी ने और दिलीप झा जी ने धन्यवाद भी दिया है। ये कहते हैं राम जानकी संस्थान का आभार जो उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्रदान किया। जी, तो भरत राम मालकोटी जी हैं। दिलीप झा जी जिन्होंने ये अवार्ड घोषित किया है रामकृष्ण परमहंस और मां शारदा देवी के नाम पे आरजेएस का, उन्होंने भी व्हाट्सएप करके आभार जताया है। दिलीप झा जी आकाशवाणी के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हैं और उन्होंने ये अवार्ड का धन्यवाद जो है पहुंचाया है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा, वंदे मातरम, सुशील खन्ना जी, जय हिंद। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी जुड़ चुके हैं। आरजेएस परिवार के सभी सदस्यों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी, सब लोगों को, और मदर टेरेसा को दीप माथुर साहब सादर नमन कर रहे हैं। जी हाँ, मदर टेरेसा के नाम पे आरजेएस का जो फैमिली अवार्ड है वो घोषित हो चुका है, और आज के दिन मदर टेरेसा को ये शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। और अब सीधा हम चलते हैं अब, और सब्जवारी परिवार ने मदर टेरेसा के नाम का अवार्ड घोषित किया है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जो महापुरुष हैं, और उससे पहले डॉक्टर वहाब आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं तमिलनाडु से, जो इस्लामिया कॉलेज के एचओडी हैं, उन्होंने भेजा है, ऑडियो भेजा है। आइए आप। नमस्कार और जय हिंद आदरणीय मन्ना जी। डॉक्टर वहाब, कि सकारात्मक जो आंदोलन है, सकारात्मक विचार लोगों के मन में, जनता में, जनमन में व्याप्त करने के लिए महापुरुषों की जो जीवनियां हैं उन्हें पढ़ने और उनसे काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है आज के युवा को, और सकारात्मक विचारों को प्राप्त करने के लिए और मन को सकारात्मकता की ओर मोड़ने के लिए इनकी जीवनियां काफी उपादेय होती हैं। जी बिल्कुल, ये छोटे छोटे क्लिप्स जो आते हैं वो आरजेएस फैमिली को ऊर्जा प्रदान करती हैं। और यहीं पर बता दें कि नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट निकल गया है, और शोएब आफ्ताब जो हैं वो टॉप किए हैं, 720 में 720 नंबर किया है, यानी 100% स्कोर किया है। तो आइए शोएब आफ्ताब से मिलवाते हैं आपको। ये हैं शोएब आफ्ताब, तो अपने परिवार के साथ इधर। तो शोएब आफ्ताब, और सेकंड पोजीशन पर आकांक्षा का भी नाम आ रहा है। और इसके साथ साथ अब नवरात्र के बारे में बता दें कि नवरात्र जो है वो एक प्रमुख भारत का पर्व है। नवरात्र शब्द एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान
शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है और नवरात्रि वर्ष में 4 बार आता है, पौष, चैत्र, आषाढ़, आश्विन मास में। तो ये शारदीय नवरात्र है, प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियां महालक्ष्मी, महासरस्वती या सरस्वती और महालक्ष्मी के 9 रूपों की पूजा होती है। जैसे कि आज शैलपुत्री यानी पहाड़ों की पुत्री की पूजा का दिन है, ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मचारिणी की पूजा का दिन कल, चंद्रघंटा ये चांद की तरह चमकने वाली माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा, कुष्मांडा पूरा जगत उनके पैर में है और उनकी पूजा का दिन होता है। स्कंद माता कार्तिक स्वामी की माता, कात्यायन आश्रम में जन्मी, कालरात्रि दुर्गा के इस रूप को काल का नाश करने वाली, महागौरी सफेद रंग वाली माँ को, और सिद्धदात्री यानी सर्व सिद्धि देने वाली माता की पूजा की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरह से हम लोग इस संस्कृति से कुछ न कुछ बेहतर पाने का प्रयास करते हैं और इससे जो है लोगों को पढ़ने लिखने और कंसंट्रेशन बनाने में, पूजा पाठ, ध्यान, योग, और तब जाके बच्चा जो है वो टॉपर बनता है। तो जिस तरह से ये उड़ीसा के शोएब आफ्ताब ने 100% स्कोर किया है, नीट का परिणाम जो है घोषित कर दिया गया है। तो देखिए बच्चे के मुस्कान पे है। ये शोएब आफ्ताब ने ये बताया है कि कोरोना लॉकडाउन में जो ये कोटा में पढ़ते हैं और वहाँ पर सब बच्चे चले गए थे अपने घर किसी न किसी वजह से, और ये बच्चा वहाँ पे अपनी तैयारी करता रहा। इससे इसको जो है काफ़ी मतलब एनर्जी मिली, शांतिपूर्वक ये अध्ययन करता रहा। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल के कार्यक्रम पे। तो आरजे सॉन्ग से शुरुआत हुई थी। 16 अक्टूबर का जो कार्यक्रम था उसमें इतिहास, महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि, उसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर की 350वीं जयंती, तबला वादक लच्छू महाराज और हेमा मालिनी की जयंती पर बातचीत हुई, और केबीसी में जो अमिताभ बच्चन का डायलॉग लिखते हैं आरडी तैलंग, उनके बारे में बातचीत। पद्मश्री शोभा नायडू और मलयालम कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महाकवि, मलयालम कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित अक्कीथम अच्युतन नंबूत्री का निधन, श्रद्धांजलि दिया हम लोगों ने। मनीष सिसोदिया ने बढ़ाया बच्चों का उत्साह, बच्चे मिलने गए थे जो अच्छा कर रहे हैं। बार्क ने ईसीजी का सस्ता मशीन बनाया और समाचार संपादक विजय शर्मा द्वारा नवरात्रि पूजन पर आया था। और पीसीआई के सदस्य आनंद प्रकाश राणा ने उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा और आरएस टीवी से न निकाले पत्रकारों को उन्होंने उपराष्ट्रपति से निवेदन किया है कि 37 पत्रकारों को जो निकाला गया है तो उनको न निकाला जाए, उनको रखा जाए आरएस राज्यसभा टीवी से। और बलिया में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने एक शख्स को गोली मारी गई थी और दूसरे शख्स की मौत हो गई थी, तो उस पर भी हालांकि वो पुलिस अधिकारी जो हैं वो सस्पेंड हुए हैं। विश्व एनेस्थेसिया दिवस पर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी का एक पोस्ट था, उसको साझा किया गया। आरजेएस भारत उदय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सम्मान 2021 कसाप गांव भोजपुर जिला बिहार की महिला किसान उद्यमी राजकुमारी देवी ने अपने दिवंगत पति स्वर्गीय श्री वीरेंद्र प्रसाद सिंह की स्मृति में घोषित किया है, तो उसकी भी उद्घोषणा की गई और एक सामूहिक विवाह के प्रेरक कदम के बारे में भी बताया गया था। और इस तरह की बातों से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सकारात्मक ऊर्जा आती है। और अब आइए कर्नल प्रेम कुमार सहगल जिनकी की पुण्यतिथि है उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये 1940 में कर्नल प्रेम सहगल, और लाल किला के रूप में आप जानते हैं वहाँ पर जो सज़ा दी गई थी, दिल्ली का जो लाल किला है, तो उस तरह इनके इतिहास से जुड़ा हुआ है। वहीं पर स्वामी राम तीर्थ की पुण्यतिथि है, तो स्वामी राम तीर्थ से श्रद्धांजलि देते हैं। स्वामी राम तीर्थ, और बताना चाहेंगे कि वेदांत दर्शन के ज्ञाता थे और स्वामी राम तीर्थ बड़े ही महान आत्मा के स्वामी थे। भारत के महापुरुष स्वामी राम तीर्थ
तो स्वामी रामतीर्थ एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गणितज्ञ, अनुपम समाज सुधारक व देशभक्त, दार्शनिक, कवि और प्रज्ञावान संत थे। लोगों ने स्वामी रामतीर्थ से अपना एक समाज खोलने का आग्रह किया तो स्वामी जी क्या कहते हैं पता है? देश को आवश्यकता है एकता और संगठन की, राष्ट्र धर्म और विज्ञान साधना की, संयम और ब्रह्मचर्य की। इसकी एडवोकेसी कर रहे हैं। तो आज पुण्यतिथि पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका कहना था कि भारत भूमि मेरा शरीर है, कन्याकुमारी मेरे पैर हैं और हिमालय मेरा सिर। एक ऐसा उद्घोष जो सत्य से उपजा हो, जिसने करोड़ों निरुत्साहित लोगों के हृदय में उत्साह भरा हो, जिनके सिद्धांत, जिनके वचनों ने करोड़ों करोड़ों उदास और हताश हृदय में फिर से उम्मीदें जगाई हों। हम बात कर रहे हैं भारत के एक महान संत, महान फिलोसोफर स्वामी रामतीर्थ की। स्वामी रामतीर्थ की गिनती सनातन धर्म के उन महान प्रतिनिधियों में होती है जिन्होंने भारत के बाहर विदेशों में भी सनातन धर्म की ध्वजा लहराई हो। स्वामी रामतीर्थ का जन्म 22 अक्टूबर 1873 में दीपावली के दिन पंजाब के गुजरावाला जिले के मुरारी वाला ग्राम में हुआ था। बचपन में इनका नाम तीर्थराम था। तीर्थराम बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्होंने गणित विषय में एमए की पढ़ाई की थी तथा उसके बाद उसी कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हो गए थे। वे अपने वेतन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए खर्च करते थे। लाहौर में उन्होंने स्वामी विवेकानंद के प्रवचन सुनने और सानिध्य प्राप्त करने का अवसर भी मिला था। 1901 में प्रोफेसर रामतीर्थ ने लाहौर से अंतिम विदा ले हिमालय की ओर प्रस्थान किया और उसके बाद ग्रीष्म काल में मध्यरात्रि में उन्होंने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिया, जिसके बाद वे तीर्थराम से स्वामी रामतीर्थ हो गए और अपना जीवन उन्होंने लोक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। रामतीर्थ के जीवन का प्रत्येक पक्ष आदर्शमय था। वे एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गणितज्ञ, अनुपम समाज सुधारक और देशभक्त, दार्शनिक, कवि और प्रज्ञावान संत थे। स्वामी रामतीर्थ जी का एक संदेश था जो कि अत्यंत मार्मिक है। उन्होंने कहा था कि हिंदी में प्रचार कार्य आरंभ करो, वही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा होगी। 1906 में उस दिन देश में दीपावली थी। उस दिन ही उन्होंने मृत्यु के नाम संदेश लिखकर गंगा में जल समाधि ले ली थी। तो इस तरह के हमारे ओजस्वी वक्ता और प्रेरक व्यक्तित्व जो है स्वामी रामतीर्थ जी को हम लोगों ने याद किया और याद करना भी चाहिए। अब 18 अक्टूबर जन्मदिन है ओमपुरी साहब का। ओमपुरी साहब का भी हाल ही में एक वीडियो जो है वो जिसमें अनुपम खेर उनसे बातचीत कर रहे हैं, नसीरुद्दीन शाह भी बैठे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने फिल्म अभिनेता ओमपुरी को बहुत ही आर्थिक रूप से और अलग अलग तरीके से दोस्ती निभाई और ओमपुरी साहब के जन्मदिन पर हम लोग उन्हें याद कर रहे हैं। उनके अभिनय का जादू जो है, कला फिल्मों में तो उनका जवाब नहीं था, कमर्शियल फिल्मों में भी काम किया। वेब दुनिया की खबर है और फटाफट उससे आप लोगों को रूबरू कराते हैं क्योंकि इनके जीवन से बहुत से लोग प्रेरित हो सकते हैं। जो लोग उत्साह नहीं है, गरीबी रह रहे हैं, मुफलिस की ज़िंदगी जी रहे हैं, गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी आशा उत्साह का संचार हो सकता है कि यह हिम्मत मर्दा मदद खुदा। 18 अक्टूबर 1950 को पटियाला में जन्मे ओमपुरी का पूरा नाम ओम राजेश पुरी था। पंजाबी परिवार में जन्मे ओमपुरी के पिता भारतीय रेलवे और आर्मी में काम करते थे। ओमपुरी ने फिल्म इंडस्ट्री में लगभग 40 वर्ष काम किया। मराठी फिल्म घासीराम कोतवाल 1976 से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। ओमपुरी ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से ग्रेजुएशन किया। जब नसीर के साथ ओमपुरी ने इस इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया तो फिल्म अभिनेत्री शबाना आजमी ने उन्हें देखते ही मुंह बनाते हुए कहा था कि कैसे कैसे लोग हीरो बनने चले आते हैं। ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बैचमेट थे। दोनों की दोस्ती 40 साल से अधिक समय तक रही। नसीर ने कई बार ओमपुरी की आर्थिक मदद की। ओम का कहना था कि यदि नसीर नहीं मदद करते तो वो यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते। एक इंटरव्यू में ओमपुरी ने कहा था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नसीर से मिलने से पहले वे शाकाहारी थे और अब दोनों मिलकर नॉनवेज डिश का मजा लेते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में 3 साल पूरे करने के बाद नसीरुद्दीन शाह के साथ ओमपुरी पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट की फीस न भर पाने के कारण वहां दाखिला नहीं ले सके थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ओमपुरी की एक जूनियर लड़की ने अपने एक व्यवसायी दोस्त के साथ ओमपुरी को एक ड्रामा करते देखा था और इसी व्यवसायी दोस्त ने ओमपुरी को पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में दाखिला के लिए हर महीने 300 रुपये का लोन दिया था। 6 वर्ष की उम्र में ओमपुरी सड़क किनारे चाय के कप धोते थे। उनका बचपन काफ़ी गरीबी में बीता और लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने ये सफलता हासिल की। अनुपम खेर के शो के दौरान ओमपुरी ने बताया था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दौरान उनका आत्मविश्वास काफ़ी कम था क्योंकि उनकी पढ़ाई पंजाबी माध्यम के स्कूल से थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कमज़ोर अंग्रेजी और आत्मविश्वास की कमी के कारण ओम ने अभिनय जारी न रखने का मन बनाया था, लेकिन जो इब्राहिम अलका जी थे उन्होंने अंग्रेजी सुधारने की सलाह दी और उनको हिम्मत दी।
ओमपुरी के अनुसार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लेने के पीछे उनका उद्देश्य फिल्मी दुनिया में जगह बनाना था, क्योंकि उनके चेहरे की तरफ से उन्हें काफ़ी कमी लगती थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपने कोर्स के दौरान ओमपुरी लड़कियों से दोस्ती करने के लिए उन्हें फूल और स्वीट गिफ्ट करते थे। ओमपुरी ने कई हॉलीवुड और ब्रिटिश फिल्मों में लीड रोल निभाए। कई बेहतरीन फिल्म करने वाले ओमपुरी ने टीवी के लिए कक्का जी कहीन, भारत एक खोज, मिस्टर योगी जैसे धारावाहिकों में अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने आहट के कुछ अंकों में काम किया है। साथ ही सावधान इंडिया का सेकंड सीजन होस्ट किया। ओमपुरी को भारत सरकार की तरफ से नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सबसे सम्मानित पुरस्कार पद्मश्री मिल चुका। और हिंदी सिनेमा के अलावा ओमपुरी कन्नड़, पंजाबी, अमेरिकन और ब्रिटिश सिनेमा में भी काम कर चुके। और ओमपुरी कहते थे कि उनके सबसे अच्छे काम के लिए उन्हें मूंगफलियां मिली हैं। और फिल्म अर्धसत्र के लिए ओमपुरी को नेशनल अवार्ड मिला था। फिल्म में उनका किरदार सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का विरोध करता है। इसके अलावा फिल्म आरोहण के लिए भी ओमपुरी को नेशनल अवार्ड मिला। भारत के बेहतरीन अभिनेताओं में गिने जाने वाले ओमपुरी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। ओमपुरी की पत्नी नंदिता पुरी पत्रकार और स्तंभकार हैं। उन्होंने ओमपुरी पर एक किताब अनलाइकली हीरो द स्टोरी ऑफ ओमपुरी लिखी है। ओमपुरी के अनुसार उनकी पत्नी ने इस किताब की प्रसिद्धि के लिए कुछ ऐसे वाक्यों का जिक्र किताबों में किया है जिससे उन्हें काफ़ी झटका लगा और ओमपुरी ने अपनी नाराजगी साफ जाहिर की। किताब में ओमपुरी और उनके प्रेम संबंधों का जिक्र है जो बहुत व्यक्तिगत है। ओमपुरी के अनुसार उनकी पत्नी इन सब का जिक्र नहीं करना चाहिए था। ओमपुरी की पत्नी द्वारा लिखित बायोग्राफी के बाद उनके संबंधों में कड़वाहट आ गई थी। नंदिता पुरी से शादी से पहले ओमपुरी की शादी सीमा कपूर, जो कि अभिनेता अन्नू कपूर की बहन है, से हुई थी। तो ये ओमपुरी की जीवनी थी और हम लोग इनसे रूबरू हुए। और अभी अंग्रेज़ी जिनको नहीं आती थी तो वो हताश निराश थे। तो इब्राहिम अलका जी जो थे वो एनएसडी के डायरेक्टर भी थे। और इब्राहिम अलका जी के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर 1925 को इब्राहिम अलका जी का जन्म हुआ था। आइए इब्राहिम अलका जी से रूबरू होते हैं, मिलते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बहुत ही बड़ा नाम है थिएटर की दुनिया में, खास करके भारत के थिएटर में इन्होंने एक मील का पत्थर साबित हुए। इनकी अभिनय शैली और जिस तरह से जिया इन्होंने थिएटर को, वो अपने आप में थिएटर और रंगमंच की बहुत बड़ी देन कही जा सकती है। इब्राहिम अलका जी से काफ़ी एक्टर जो हैं वो एनएसडी में सीख कर और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया उन लोगों ने। जो 18 अक्टूबर 1925 को इब्राहिम अलका जी का जन्म हुआ था। अब भारतीय रंगमंच निर्देशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक भी रहे। आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कई नाटकों का निर्देशन किया। प्रसिद्ध प्रस्तुतियों में गिरीश कर्नाड का तुगलक, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन और धर्मवीर भारती का अंधा युग मुख्य रहे हैं। 1954 में इब्राहिम अलका जी, जो लंदन के प्रतिष्ठित रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स से प्रशिक्षण प्राप्त हैं, मुंबई में अपनी रंगमंचीय गतिविधि, जिसमें प्रदर्शन और प्रशिक्षण दोनों ही शामिल हैं, स्थापित कर चुके हैं। भारत राज्य द्वारा स्थापित किए जा रहे नाट्य विद्यालय का प्रमुख बनने के प्रस्ताव को अपने उम्र के लिहाज से अनुपयुक्त पाकर ठुकरा देते हैं, क्योंकि उनकी उम्र जो है उस वक्त महज 29 वर्ष है और वे अपने ही द्वारा परिकल्पित संस्थान के प्रमुख बनने को सहज नहीं ले पा रहे थे। लेकिन इसके ठीक 7 साल बाद वो इस प्रस्ताव को मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि इस बार वो अपने को तैयार पाते हैं और राष्ट्रीय भाषा में और राष्ट्रीय स्तर पर काम करना चाहते हैं। इब्राहिम अलका जी के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का निदेशक बनने के बाद भारतीय रंगमंच फिर वैसा ही नहीं रहता। इसमें एक गुणात्मक परिवर्तन आता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार गढ़ते हैं और ऐसे स्नातक तैयार करते हैं जिस पर संसार का कोई भी रंगमंच गर्व कर सकता है। सन 77 के बाद राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से त्यागपत्र देने के बाद भारतीय रंगमंच में एक बड़ा रिक्त उत्पन्न होता है और विद्यालय में भी, और ऐसा रिक्ति जिसकी पूर्ति वे स्वयं अपनी वापसी पर भी नहीं कर पाते। उन्होंने कलाकारों की कई पीढ़ियों को अभिनय की बारीकियां सिखाई। इन कलाकारों में नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी भी शामिल हैं। रंगमंच हाँ ना नहीं कर सकता, इसे संदेह करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए और अभियोग लगाना चाहिए, ये अलका जी का कहना था। और अभिजात और कलावादी छवि के उलट अलका जी की इस मान्यता से कुछ लोग चौंक सकते हैं, लेकिन अलका जी अपनी प्रस्तुतियों में जो भी करें, रंगमंच की भूमिका की जब भी वे चर्चा करते हैं तो उसकी सामाजिक भूमिका से इतर उन्हें कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। यद्यपि वे मानते हैं कि सामाजिक भूमिका का निर्वाह तभी हो सकेगा जब अपने युग की नब्ज को थामा जाए, और ये तभी होगा जब आपको अन्य कलाओं और अन्य विधाओं जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शन इत्यादि की जानकारी हो। अभिनेता को और विद्यालय के प्रशिक्षुओं को भी इसी दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं।
भारतीय रंगमंच में अलका जी के योगदान की सराहना सब करते हैं, लेकिन जब आप खोजने चलें कि उनके इस योगदान का लेखा जोखा कहाँ है, कितने कैसे उनके रंगकर्म का मूल्यांकन किया है, तो निराशा हाथ लगेगी। इक्का दुक्का लेखों और संस्मरणों के अलावा कहीं कुछ नहीं मिलता है। क्या यह विडंबना नहीं है कि इब्राहिम अलका जी पर एक मुकम्मल किताब तक नहीं है, न अंग्रेजी में न हिंदी में? ये एक बहुत बड़ा अभाव है, खासकर वर्तमान रंगकर्मियों, शोधार्थियों, रंग प्रशिक्षकों इत्यादि के लिए। हमारे लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि भारतीय रंगमंच में एक पैराडाइम शिफ्ट पैदा करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा था, वो अपनी सोच को क्रिया में कैसे रूपांतरित करते हैं, उनके प्रयासों को उनका समय और उसके बाद के समय का रंगमंच कैसे ग्रहण करता है, और समय के इतिहास में उनकी अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति के मायने क्या हैं। पद्मश्री और पद्म भूषण, हबीब तनवीर पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित अलका जी की विरासत अमर रहेगी। 4 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दिल का दौरा पड़ जाने से इब्राहिम अलका जी का निधन हो गया। लेकिन ये एक सवाल छोड़ गए कि इतना कुछ करने के बाद, और कई फिल्म अभिनेता इब्राहिम अलका जी का नाम लेते हैं, लेकिन अलका जी पर न तो कोई किताब है, न तो उन पर कोई ऐसे लेख हैं। तो ये एक विडंबना है कि आखिर ऐसा क्यों, ये हम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। और अब आइए रामकृष्ण खत्री काकोरीकांड के एक प्रमुख क्रांतिकारी की 18 अक्टूबर पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और उनके बारे में चर्चा करते हैं। रामकृष्ण खत्री। जी, रामकृष्ण खत्री जन्म 3 मार्च 1902 महाराष्ट्र में और 18 अक्टूबर 1996 को लखनऊ में आपका निधन हो जाता है। भारत के प्रमुख क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्हें काकोरी कांड के अंतर्गत 10 वर्ष के कारावास की सजा मिली थी। रामकृष्ण खत्री ने हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का विस्तार मध्य भारत और महाराष्ट्र में किया था। खत्री जी हिंदी, मराठी, गुरुमुखी और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे। उन्होंने शहीदों की छाया में शीर्षक से एक पुस्तक भी लिखी थी, जो नागपुर से प्रकाशित हुई थी। भारत की आज़ादी के बाद रामकृष्ण खत्री ने भारत सरकार से मिलकर स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलवाई थीं। तो ऐसे थे रामकृष्ण खत्री जी, और इन लोगों को याद करना ही आरजेएस का एक अहम उद्देश्य है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो देश को दिशा देते हैं, और उनके बारे में अगर हम याद करते हैं तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी जो है वो प्रेरित होती है। और अब आइए, एक दुधनाथ सिंह जी का जो है जन्मदिन 17 अक्टूबर 1936 को हुआ था बलिया में, और उनको याद करते हैं हम लोग। अवनींद्र त्रिपाठी जी का ये पोस्ट है। दुधनाथ सिंह जी। दुधनाथ सिंह जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। कुछ दिनों तक कलकत्ता में अध्यापन किया, जिसके बाद फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अपनी सेवाएं दी। सेवानिवृत्ति के बाद वो पूरी तरह से लेखन के लिए समर्पित हो गए। अपनी शताब्दी के नाम, सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, सुरंग से लौटते हुए, निराला, आत्महंता, आस्था, पहला कदम, एक और आदमी, कहा सुनी, साक्षात्कार और आलोचनात्मक निबंध, दो शरण, निराला जी की कविताओं का संकलन, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्रे, कहानी संग्रह, निष्कासन, उपन्यास इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यमगाथा दुधनाथ सिंह का चर्चित नाटक है। इसका पहला मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के भारत रंग महोत्सव 2005 में अरविंद गौड़ जो निर्देशक हैं, उनके निर्देशन में अस्मिता नाट्य संस्था द्वारा किया गया था। प्रमुख रंगमंच अभिनेता सुसान बरार फिल्म समर 2007 ने इसमें इंद्र की भूमिका निभाई थी। यह नाटक मिथक पर आधारित है और इसका कथानक व्यापक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों, सामंतवाद, सत्ता की राजनीति, हिंसा, अन्याय, सामाजिक भेदभाव और नस्लवाद पर सवाल खड़े करता है। तो दुधनाथ सिंह जी ने काफ़ी अच्छे नाटक भी और साहित्य की रचना की। वो रचना आज भी मौजूद है और हम लोग उसको पढ़ते हैं, याद करते हैं। और इससे जो है ओमपुरी जी के बारे में भी चर्चा, स्वामी रामतीर्थ जी के बारे में चर्चा, इतने बड़े वेदांत के महापुरुष थे वो। और इस तरह से हम लोग जो हैं, और शैलपुत्री जी के बारे में, कर्नल प्रेम कुमार सहगल के बारे में, इस तरह की जानकारी जो है आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। और अब कुछ एक अहम समाचार है, वो आप लोगों तक पहुंचा देते हैं।
यह है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निर्यात संवर्धन परिषद से उसका कोई लेना देना नहीं है। यह अहम सवाल है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम निर्यात संवर्धन परिषद से उसका कोई लेना देना नहीं है। एक वक्तव्य में मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में इस आशय की सूचनाएं प्रसारित हुई हैं कि यह परिषद कुछ पदों पर नियुक्तियां कर रही है और इस संबंध में वो मंत्रालय के नाम का प्रयोग कर रही है। मंत्रालय ने आम जनता को सावधान किया है, तो ये सावधान हो जाइए। हालांकि मंत्रालय को उस पर संज्ञान लेकर जो है कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो इस तरह की जो बातें हैं वो आप लोगों तक जागरूकता के लिए पहुंचाना जो है वो ज़रूरी है। और अब कार्यक्रम जो है यहाँ पे समाप्ति की ओर कदम बढ़ा चुका है और कल फिर सायं 8 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। प्रखर वार्षणे जय हिंद। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी जुड़े हैं, सुशील खन्ना जी जय हिंद। और कल सायं 8 बजे फिर मिलते हैं रोज़ाना की तरह। और 25 अक्टूबर को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय वेबिनार होगा 2:30 बजे से और उसमें चर्चा की जाएगी सकारात्मक भारत मंदिर पर और उसकी परिकल्पना को अमली जामा पहनाया जाएगा। आप लोगों के दिमाग में क्या है आप बताइएगा। तो अब जय हिंद, जय भारत।